हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑन टिप पे। आज हम लोग एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, इकोलॉजी। और उसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म्स एंड पॉपुलेशंस। क्लियर? तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। एनसीईआरटी कहती है और लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स एंड अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स। हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो काफ़ी डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग वेरियस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पे देख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। बहुत सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स मिलके सेल बनाएंगे, बहुत सारे सेल टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटीज़, फिर इकोसिस्टम एंड बायोम। इसी तरह मतलब हर लेवल पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अगले पैरा पे जब आइएगा तो इकोलॉजी के बारे में बता रहा है कि इकोलॉजी क्या है। बेसिकली इकोलॉजी इंट्रैक्शंस के बारे में बताता है। जी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडी द इंट्रैक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। क्लियर? मतलब कि इकोलॉजी क्या बताता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच का इंटरेक्शन या फिर ऑर्गेनिज्म और एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच के इंटरेक्शंस को बताता है। क्लियर? आगे इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विथ 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो कौन कौन से हैं? तो भैया ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड बायोम। क्लियर है? इस चैप्टर में हम लोग 2 डील करने वाले हैं। कौन कौन? एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा पॉपुलेशन। कम्युनिटीज़ और बायोम्स हम अगले चैप्टर्स में देखने वाले हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट इसमें है ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का कह रहा है कि इकोलॉजी इज एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज इसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। याद रखिएगा, अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे इकोलॉजी को स्टडी किया जाए तो उसे फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जब इकोलॉजी क्या है, बेसिकली इंट्रैक्शंस और ऑर्गेनिज्म का इंट्रैक्शन देख रहे हैं तो उसमें उसके फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे। किस पर्पस से? तो पर्पस है उसके सर्वाइवल को देखेंगे और उसके रिप्रोडक्शन को, कैसे वो रिप्रोड्यूस करता है और कैसे सर्वाइव करता है। क्लियर? कि एनसीईआरटी कह रही है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि जो हमारा प्लेनेट है, जो हमारा बेसिकली प्लेनेट है अराउंड द सन एंड टिल्टेड ऑफ इट्स एक्सिस, मतलब वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ठीक है, और वो झुका हुआ है, जिसके कारण क्या क्या होते हैं, एनुअल वेरिएशंस होते हैं, सभी को पता है, और इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर चेंज होता है। दीज वेरिएशंस टुगेदर विद द एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स। क्लियर? मेजर बायोम्स का नाम क्या है? सच, ठीक है, डिजर्ट की बात कर रहा है, रेन फॉरेस्ट की बात कर रहा है, टुंड्रा की बात कर रहा है। तो ये सब हम लोग देखने वाले हैं अभी डायग्राम से, ठीक है। यहाँ पे आप याद रख लीजिएगा, ये जो प्रिसिपिटेशन की बात कर रहा है उसके अंदर हम लोग रेन को भी कंसिडर करेंगे और स्नो को भी कंसिडर करेंगे, ये बस याद रख लीजिएगा। पढ़ते हैं। ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। ये जो वाई एक्सिस पे दिखा रहा है वो मीन एनुअल टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर का वो वेरिएशन बता रहा है, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है इधर, समझिए, वो आपका प्रेसिपिटेशन दिखा रहा है, ठीक है। तो हम अभी जो प्रेसिपिटेशन बताएं उसमें रेन और स्नो को भी दोनों को कंसिडर करना है। तो किस टेम्परेचर वेरिएशन पे किसमें ज़्यादा प्रेसिपिटेशन का वेरिएशन देखने को मिलेगा, ये हम लोग को इस डायग्राम से देखना है। जैसे टेम्परेचर वेरिएशन की बात करें तो देखिए ये जो है 5 डिग्री, मान लीजिए डिजर्ट की बात करें ये 5 से 20 प्लस है, ठीक है। लेकिन इसका अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो ये बहुत कम है। क्लियर? ये आपको समझ में आया होगा। यही ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो इसका टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम है बट प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा है। तो इस डायग्राम को इस तरह से समझना है। बस आपको ये डायग्राम याद होने चाहिए। डायग्राम में लेबलिंग के लिए पूछा जा सकता है
कौन सा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे प्रेसिपिटेशन सबसे ज़्यादा होते हैं, याद रखिएगा। ये बगल में उसके टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, तो कॉनिफेर, याद रखिए, इस तरह से याद रख लीजिएगा। ये आर्कटिक एंड एल्पिन टुंड्रा हो गए, और एक ये जो है ये आपका डिजर्ट है। क्लियर, बस सारे को याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है इस डायग्राम से। आगे बढ़ते हैं। रीजनल एंड लोकल वेरिएशन विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। मतलब रीजनल और जो लोकल वेरिएशंस होते हैं उसके कारण प्रत्येक बायोम के अंदर नए नए हैबिटेट का फॉर्मेशन होते रहता है। हैबिटेट मतलब जहाँ पे वो पाया जाता है उसकी बात कर रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी पे लाइफ सिर्फ फेवरेबल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत ऐसे कंडीशन में भी लाइफ पाए जाते हैं जो बहुत हार्श कंडीशन होते हैं। जैसे स्कॉचिंग राजस्थान डिजर्ट की बात करें, या फिर रेन सॉक्ड मेघालय की बात करें। आप लोग को पता है मेघालय में कितनी वर्षा होती है। डीप ओशन ट्रैंकिस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, परमाफ्रोस्ट, पोलर रीजन, हाई माउंटेन टॉप्स, ठीक है, थर्मल स्प्रिंग, स्टिंगिंग कंपोस्ट पिट्स, ये सब है कुछ नाम। इवन आवर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स। मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में भी हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोब्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये मेजर्स बायोम, इंडिया के बायोम्स दिखाए गए हैं। पहला है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ये आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया। ये डेसिडुअस हो गया। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। ये डिजर्ट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये फोर्थ की बात करें तो ये आपका सी कोस्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एनसीईआरटी, व्हाट आर द की एलिमेंट्स दैट लीड टू द सो मच वेरिएशन इन फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ डिफरेंट हैबिटेट। मतलब क्या वो की कंसेप्ट है जो इतने सारे वेरिएशन को जन्म देता है, एक तरह से बोले तो इतने सारे हैबिटेट को बनाता है। क्लियर, कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। ये चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं इन सारे वेरिएशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है। ये जो वेरिएशंस होते हैं ये तो हम बता दिए, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, सॉइल, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट क्या सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंट के कारण ये सारे इतने सारे वेरिएशंस या हैबिटेट का फॉर्मेशन होता है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स का भी एक अहम रोल होता है। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो वो पैथोजेंस की बात करें, बायोटिक कंपोनेंट पैथोजेंस की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, पैरासाइट्स की बात करेंगे, ठीक है, प्रीडेटर्स की बात करेंगे, कॉम्पिटिटर्स की बात करेंगे, ठीक है, सारे हम लोग देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे ऐसा हम लोगों का मानना है कि समय के साथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नेचुरल सिलेक्शन से अपने आप को इवॉल्व कर लेते हैं कहीं पे सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ये बात आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। सारे ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो सारे जब अलग अलग होता है और सारे अलग अलग लेवल पे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, इस सारे को अगर एक साथ कॉम्प्राइज किया जाए तो उसे नाइके कहते हैं। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का लाइन ही याद रखिएगा पूरा, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मेजर एबायोटिक फैक्टर्स की बात करेंगे जिसमें हम लोग फर्स्ट देखने वाले हैं टेम्परेचर। एनसीईआरटी का पहला लाइन कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजी रेलिवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये मोस्ट को अंडरलाइन कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बात और कहता है, जैसे कि आप लोग अर्थ का अगर ज्योग्राफी देखिएगा तो अर्थ का ज्योग्राफी कुछ इस प्रकार होता है, मैं बताता हूँ। अर्थ की ज्योग्राफी का बात करेंगे तो अर्थ का ज्योग्राफी कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। ये इक्वेटर रहा होगा कुछ, ये पोलर रीजन रहे होंगे, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक जब जाइएगा तो टेम्परेचर क्या होता है, घटते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसी की बात कर रहा है एनसीईआरटी। पढ़ते हैं इस लाइन को। यू आर अवेयर दैट द एवरेज टेम्परेचर ऑन द लैंड वेरीज सीजनली, डिक्रीजेज प्रोग्रेसिवली फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल एंड फ्रॉम प्लेन्स टू द माउंटेन टॉप।
मतलब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा। आगे बढ़ते हैं। इज फ्रॉम सब जीरो लेवल इन पोलर एरियाज एंड हाई एल्टीट्यूड। अगर पोलर एरियाज की बात करें जो टॉप बताए और हाई एल्टीट्यूड पे जाइएगा, इन दोनों जगह पे टेम्परेचर जीरो या जीरो से भी कम होते हैं। क्लियर। लेकिन ट्रॉपिकल डिजर्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे जो टेम्परेचर वेरिएशन देखने को मिलता है वो ग्रेटर देन 50 होते हैं। याद रखिएगा, मतलब 50 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो परेशानी वाली बात नहीं है, सभी को पता है। यूनिक हैबिट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर एवरेज टेम्परेचर एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। कुछ ऐसा एक्सट्रीम जगह है जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी बढ़ जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं कि मैंगो ट्री कैन नॉट डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो इन कनाडा। ठीक है, वही सब याद रख लीजिएगा। कनाडा एंड जर्मनी, ये सब जनरल नॉलेज के लिए है। स्नो लियोपार्ड आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड ट्यूना फिश आर रेयरली कॉट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन। ये सब याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetic of enzymes and through it the metabolic activity and other physiological function of the organism। यहाँ पे enzymes की बात कर रहा है। टेम्परेचर वेरिएशन इंजाइम में आपको आप पढ़े होंगे, आप लोग बायोमोलिकुल्स जब पढ़ रहे होंगे कि अगर टेम्परेचर का एक किसी भी इंजाइम का एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है, उस रेंज में वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। उससे अगर कम कर दिया जाए या उससे ज़्यादा कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक्स चेंज हो जाता है। चेंज होने के साथ साथ उसका मेटाबॉलिट, जिसके कारण उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी चेंज हो जाएगा और उसके कारण अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी अफेक्ट होंगे। आगे, कुछ ऑर्गेनिज्म या फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। कुछ ऑर्गेनिज्म ज़्यादा मतलब वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, जिसको यूरोथर्मल कहेंगे। याद रखिएगा, ठीक है। बट वास्ट मेजोरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रीजन ऑफ टेम्परेचर, जिसको अस्टेनोथर्मल बोलेंगे। मतलब जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं यूरो, जो एक रेस्ट्रिक्टेड है। याद रखिए, रेस्ट्रिक्टेड है तो अस्टेनो मतलब स्ट्रिक्ट कर दिया गया। स्ट्रिक्ट, एस से स्ट्रिक्ट याद रखिएगा और एस से अस्टेनोथर्मल। दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द लेवल ऑफ थर्मल टॉलरेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज डिटरमाइन टू अ लार्ज एक्सटेंट देयर जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म किस किस जियोग्राफी में पाया जाएगा ये उसके टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसकी टेम्परेचर टॉलरेंस मान लीजिए 20 डिग्री तक हो और उसे 100 डिग्री वाले स्थान पर रख देंगे तो सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही कह रही है एनसीईआरटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला फैक्टर जो देखने वाले हैं हम लोग वो क्या है? वाटर। वाटर इज अनदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लियर। कह रहा है कि वाटर अगला है। पहला कौन सा था? टेम्परेचर, दूसरा वाटर। इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा। आगे, लाइफ जो फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था कहाँ हुआ था? वाटर में हुआ था। इवोल्यूशन में आप लोग देखे होंगे। एंड इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर, और वाटर के बिना सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। कोई नई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। इट्स अवेबिलिटी इज सो लिमिटेड इन डिजर्ट्स दैट ओनली स्पेशल एडेप्टेशन मेक इट पॉसिबल फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव देयर। मतलब डिजर्ट में पानी बहुत लिमिटेड जगह में ही पाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर सर्वाइवल कैसे होगा? सर्वाइवल उनके एडेप्टेशन के कारण हो पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। कोई नई बात नहीं। अब आगे, अब ऐसा बहुत कोई को लगता है कि पानी की दिक्कत, चलिए डिजर्ट में तो समझ में आया कि डिजर्ट में पानी का बहुत दिक्कत है, बट उस जगह पे पानी का दिक्कत नहीं होगा जहाँ जो जीव पानी में रहते हैं। बट ये कंप्लीटली गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रह रहा है तो वो पानी जो उसके सराउंडिंग्स में पानी है, वाटर है, उसका पीएच और उसका कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन डिसाइड करता है कि वो पानी उसके उपयोग में आएगा या नहीं। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके लिए जो केमिकल कंपोजिशन होंगे
वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड फैक्टर है पीएच। क्लियर। आगे कुछ का दिया हुआ है डेटा, वही आपको याद रखना है। जैसे लेस देन 5 है, इनलैंड वाटर की बात करें तो लेस देन 5 होता है। क्लियर। अगर सी की बात करें तो 30 to 35 होता है। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज़। ग्रेटर देन 100 किसके लिए? हाइपर सेलाइन की हाइपर सेलाइन लेग्यूम्स की बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। लाइन में सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट ऑफ वही सेम चीज़ जो यहाँ पे टेम्परेचर के लिए था, यहाँ पे सेलिनिटी के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पे यूरो थर्मल था तो यहाँ क्या हो जाएगा? यूरो हेलाइन हो जाएगा। वहाँ स्टेनो थर्मल था तो यहाँ क्या हो जाएगा? स्टेनो हेलाइन हो जाएगा। तो अगला लाइन कहता है मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। वही बात है कि अगर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म को मेराइन वाटर में छोड़ दें तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और मेराइन वाटर को फ्रेश वाटर में छोड़ दें तो भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि उसकी ऑस्मोलिटी चेंज हो जाएगी और उसको ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होने लगेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थर्ड फैक्टर देखने वाले हैं लाइट। कहती है एनसीईआरटी सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। सभी को पता है यह प्रोसेस विच इज ओनली पॉसिबल कैसे पॉसिबल होता है? व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल एज सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर। मतलब अगर सनलाइट होंगे तभी फोटोसिंथेसिस होंगे। क्लियर है। और सारे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही फूड बनाते हैं, कोई नई बात नहीं। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा लाइट का इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो पर्टिकुलरली ऑटोट्रॉप्स हैं उनके लिए तो लाइट भी मच मोर इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स जैसे कि हर्ब्स और सर्ब्स ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन। क्या होता है बताते हैं। जो बड़े बड़े जंगलों में जाइएगा तो वहाँ पे देखिएगा बड़े बड़े जो कैनोपी ट्रीज होते हैं उसके अंडर बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स होते हैं, सर्ब्स होते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो वो धीरे धीरे अपने आप को ऐसे एडप्ट कर लेते हैं कि वो लो लाइट में भी फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाए ताकि वो सरवाइव कर पाए वहाँ पे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। मैनी प्लांट आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट्स पे डिपेंड करते हैं। क्यों? फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि वो फ्लावरिंग कर पाए। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी लाइट पे डिपेंड करते हैं, जैसे जो डायर्नल और सीजनल वेरिएशंस शो करते हैं उन सारे जीवों के लिए। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है वो सोर्स दोनों का है। किसका किसका? एक तो भैया टेम्परेचर हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? लाइट हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बट डीप ग्रेटर देन 500 मीटर इन ओशन द इन्वायरमेंट इज डार्क एंड inhabitants are not aware of their existence of celestial source of energy called sun। मतलब अगर अंदर जाएं, ओशियन समुद्र के तलहटी पे जाएं, तो वहाँ पे उन सारे जीवों को तो पता भी नहीं है कि सेलेस्टियल सोर्स जो है एनर्जी के वो सन होते हैं, ऐसा वो उनको पता भी नहीं है। द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। क्लियर। The UV component of a spectrum is harmful to marine organism, while not all the color component of visible spectrum are available for marine plants living at different depth of the ocean। मतलब लाइट बहुत जैसे जैसे नीचे जाएंगे ओशियन में, वैसे वैसे लाइट तो सारे वेवलेंथ वाले लाइट तो पहुंच नहीं पाएंगे डीप तक। क्लियर। उसी among the red, green and brown algae that inhabit the sea। तो कौन सा सी में सबसे नीचे रहेंगे? विच इज लाइकली टू बी फाउंड इन डीपेस्ट वाटर। कौन सा पाए जाएंगे? तो भैया रेड एल्गी होंगे। क्लियर। चौथा फैक्टर देखने वाले हैं सॉइल। द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। मतलब जगह चेंज होगा तो मिट्टी चेंज होगी। आगे बात करते हैं।
ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेदरिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है, वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, ठीक है, वहीं पे बना है या फिर कहीं से लाया गया है, एंड हाउ सॉइल डेवलपमेंट इज अकर्ड, और वहाँ की मिट्टी जो है वो बनी कैसे है, ठीक है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। कोई भी मिट्टी कितना अच्छा है ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा सॉइल की कंपोजिशन पे, क्लियर, ग्रेन साइज पे डिपेंड करेगा और उसके एग्रीगेशन पे डिपेंड करेगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition, topography determine to large extent to the vegetation in any areas। कोई भी एरिया में कितना ज़्यादा वेजिटेशन होगा ये इन तीनों के अलावे सॉइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन के अलावे किस पे डिपेंड करेगा? पीएच पे डिपेंड करेगा, मिनरल कंपोजिशन पे और टोपोग्राफी पे डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। सिमिलरली इन द एक्वेटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there। मतलब कौन कौन ऑर्गेनिज्म वहाँ पे पाए जाएंगे ये वहाँ के कंपोजिशन पे डिपेंड करेगा, सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा, क्लियर। अगला टॉपिक है रिस्पॉन्सेस टू एबायोटिक फैक्टर, क्लियर। अभी तक जो हम लोग एबायोटिक फैक्टर देखे उसके अगेंस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये अब हम लोग देखने वाले हैं, क्लियर। होता क्या है बेसिकली, अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को चेंज किया जाए तो उसी रेशियो में इंटरनल इन्वायरमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में चेंज होते हैं, ठीक है। बट कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज होने पे भी अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन कर पाते हैं, उसको क्या कहते हैं? रेगुलेटर कहते हैं, क्लियर। लेकिन कुछ है जो एक्सटर्नल चेंज हो रहा है, देखिए ये एक्स एक्सिस में एक्सटर्नल दिया हुआ है, वाई एक्सिस में इंटरनल दिया हुआ है। अगर एक्सटर्नल चेंज हो रहा है तो इंटरनल भी चेंज होगा, वो कॉन्फॉर्मर हो गया, क्लियर। और एक्सटर्नल चेंज तो हो रहा है बट इंटरनल चेंज नहीं हो रहा है, वो रेगुलेटर। तीसरा इसमें दिया है कि अगर एक्सटर्नल चेंज करेंगे तो इंटरनल चेंज होगा कुछ लेवल तक, आगे जा करके वो फिर से रेगुलेटर की तरह काम करेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल रेगुलेटर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है तो इसमें बेसिकली हम लोग ऑस्मोटिक फ्लूइड की बात करेंगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है और इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करना है, क्लियर। और इसके लिए एनसीईआरटी एक टर्म दे रहा है होम्योस्टेटिस। होम्योस्टेटिस क्या है? इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना। आगे बढ़ते हैं। इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे कोई एक पर्सन है जो अपना 100% दे पाता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये क्या कोशिश करेगा कि हम अपना 100% देने के लिए, मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने के लिए 25 डिग्री को मेंटेन करें, चाहे बाहर का इन्वायरमेंट क्या हो, हॉट हो या फिर कोल्ड हो, उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए। तो ये कैसे अचीव किया जा सकता है उस पर्सन के लिए? तो जैसे वो घर पे रहे, घर का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कार में रहे, ट्रैवलिंग कर रहा हो तो, वर्क प्लेस में रहे तो एयर कंडीशनर का यूज़ करें समर में और विंटर में हीटर का यूज़ करें। तो इससे क्या होगा? देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड ऑलवेज मैक्सिमल रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। मतलब उसके अराउंड कुछ भी वेदर हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपना 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर सकता है, ठीक है। हेयर द पर्सन्स होम्योस्टेटिस इज अकम्पनिस्ड, ठीक है, नॉट थ्रू फिजियोलॉजिकल। बट देखिए यहाँ पे होम्योस्टेटिस तो अचीव कर लिया वो, ठीक है, बट क्या ये फिजियोलॉजिकल तरीके से हो पाया? क्या नहीं, ये आर्टिफिशियल तरीके से हो पाया, क्योंकि हम लोग को इसमें शरीर को फिजियोलॉजी को चेंज करना नहीं पड़ा। इसमें हम लोग एयर कंडीशनर लगा रहे थे, जगह परिवर्तित कर रहे थे, तो इसमें हमारे शरीर का कोई रोल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेट करना है। एनसीईआरटी कहती है सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स
विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। अभी बात किए थे कुछ देर पहले। इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है तो बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखिए भैया, और दूसरा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखिए। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, ये बड़ी बात है। इसका एग्जाम्पल सारे मैमल्स आएंगे, ऑल बर्ड्स और मैमल्स आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। ऑल बर्ड्स, मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट स्पीसीज आर इंडीड कैपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। टेम्परेचर को रेगुलेशन को थर्मो रेगुलेशन बोला है, और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के मेंटेनेंस को ऑस्मोटिक रेगुलेशन बोले हैं। कोई नई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो हुए पहले के, उनका बिलीव है, दे बिलीव दैट द सक्सेस, जो सक्सेस किए हैं इतना मैमल्स, इसके पीछे क्या रीजन है, तो ये बता रहे हैं कि होम्योस्टेटिस के कारण ऐसा हो पा रहा है, ठीक है। मतलब जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं उसके कारण ह्यूमंस का इतना सक्सेस है, मैमल्स इतने सक्सेस है। क्लियर। चाहे वो कहीं भी रहे, अपने होम्योस्टेटिस यानी कि बॉडी टेम्परेचर को, ऑस्मोटिक फ्लूइड्स को मेंटेन कर पाते हैं। ये बिलीव है किनका, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का। आगे बढ़ते हैं। मैकेनिज्म्स यूज्ड बाय मोस्ट मैमल्स टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर आर सिमिलर टू द वंस दैट वी ह्यूमंस यूज। अधिकतर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो रेगुलेट टेम्परेचर रेगुलेशन का जो तरीका होता है वो हम ह्यूमंस के जैसे ही होता है। जैसे हम लोग को भी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 37 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। ये कैसे करते हैं, तो समर में हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो स्वेट करते हैं, और स्वेटिंग से क्या होता है, जो इवेपोरेशन होता है वहाँ, उससे हमको एक कूलिंग का एहसास होता है, ठीक है। बट अगर ये बाहर चिल रहा तो क्या करें, बाहर अगर चिल रहा मतलब ठंडी रही तो हम लोग गर्मी के लिए कुछ एक्सरसाइजेज करते हैं। जैसे एक यहाँ पे बताया है कि वी स्टार्ट सीवियरिंग। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कॉन्फर्मर, ठीक है। सारे कुछ तो चले गए रेगुलेटर में, क्योंकि सारे रेगुलेटर होते नहीं, कुछ प्लांट्स, ऑल प्लांट्स होते हैं और मैमल्स होते हैं, बाकी सम लोअर वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर। बाकी जो बच गए वो किस में आएंगे, अधिकतर से अधिकतर 99% बोल रहा है किस में आ जाएंगे, कॉन्फर्मर में आ जाएंगे, यानी कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ एनिमल्स एंड नियरली ऑल प्लांट्स, ये याद रखिएगा, कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। क्लियर। देयर बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विथ एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर चेंज होगा, अंदर का भी चेंज होगा। इन एक्वेटिक एनिमल्स द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स चेंजेस विथ दैट ऑफ द एम्बिएंट एयर वाटर ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। मतलब कि जो बॉडी टेम्परेचर तो मेंटेन नहीं कर पाते हैं कॉन्फर्मर में, लेकिन अगर एक्वेटिक की बात करें तो उसमें ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, याद रखिएगा। आगे एनसीईआरटी कह रही है कि अगर इतना ही कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में फ़ायदे हैं तो सारे कोई कांस्टेंट मेंटेन क्यों नहीं करते हैं, ये सवाल जायज़ है। बट एक एग्जांपल से समझिए कि जो हम लोग अभी एसी का एग्जांपल लिए थे कि 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए हम लोग एसी में चले जाएंगे या फिर बहुत तरह का हीटर लगा लेंगे, ये सारे को अफोर्ड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। थर्मो रेगुलेशन इज इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मैनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए थर्मो रेगुलेशन जो है एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्लियर। ये पर्टिकुलरली उन ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं जो स्मॉल एनिमल्स हैं, जैसे कि श्रीव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमिंग बर्ड की बात कर रहे हैं। अगला इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कहती है हीट लॉस एंड हीट गेन इज द फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया। जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो ज़्यादा हीट लॉस करेंगे, जल्दी हीट लॉस करेंगे, जिसका सरफेस एरिया कम होगा वो कम करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है कि सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, ठीक है, जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो उसमें हीट लॉस भी ज़्यादा होगा।
और यही एक रीज़न है कि जो छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड द एबिलिटी टू रेगुलेट बट ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट कंडीशन। क्लियर? मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म वो हैं वो अब इवॉल्व कर लेते हैं रेगुलेट करने की शक्ति, बट ये एक लिमिटेड रेंज के लिए है, जिसके आगे ये सिंपली कॉन्फर्मर रहती है। इसको क्या बोलेंगे? पार्शियल रेगुलेटर, कुछ देर तक रेगुलेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ द स्ट्रेसफुल एक्सटर्नल कंडीशंस आर लोकलाइज्ड और रिमेन ओनली फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन द ऑर्गेनिज्म हैज़ टू अदर अल्टरनेटिव फॉर सर्वाइवल। अगर बाहरी कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है बट वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, कितने देर के लिए हो? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो इसके लिए दो अल्टरनेटिव है, या तो वो माइग्रेट कर जाए, ठीक है, या वो वहीं छुप जाए। जैसे कि माइग्रेट कर जाएगा तो उसका पहला हम लोग देखेंगे माइग्रेट, ठीक है, और दूसरा सस्पेंड, जो वहीं पे एक तरह से बोलिए छुप जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फर्स्ट देखते हैं माइग्रेट। माइग्रेट को इस तरह से समझिए जैसे दो जगह है, पहले से ए एक, दूसरा पहले से बी। अगर अनफेवरेबल कंडीशन ए में है तो वो कहाँ चला जाएगा? बी में चला जाएगा। ठीक है, और जैसे ही स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर होगा वो फिर से रिटर्न आ जाएगा ए के पास, ए जगह पे। ठीक है, यही एक माइग्रेट का बता रहे हैं, मतलब टेम्पररली कहीं और दूसरे जगह चले जाना जब स्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि टेम्पररली एक जगह से दूसरे जगह चले जाएंगे। इसको ह्यूमन के एनालॉजी में समझिए तो इस तरह से है कि एक आदमी दिल्ली से शिमला चला जाता है गर्मी में देखिएगा बहुत कोई शिमला मनाली की ओर घूमने जाते हैं, वहाँ ठंडी जगह में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड ड्यूरिंग विंटर अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर हॉस्पिटेबल एरिया। क्लियर? मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, खास करके जो बर्ड्स होते हैं, वो विंटर में बहुत लंबी दूरी तय करके हॉस्पिटेबल एरिया में चले जाते हैं जहाँ पे उसके लिए फेवरेबल कंडीशन हो। ठीक है, आपको याद एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कोलोराडो नेशनल पार्क भरतपुर में है, राजस्थान में है। ठीक है, ये इस जगह आप जाके देखिएगा तो हर साल ठंडी में थाउजेंड्स ऑफ बर्ड वहाँ आते हैं। कहाँ से? साइबेरिया और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न एरिया से, मतलब जहाँ पे ठंडी प्रदेश है वहाँ से राजस्थान में आते हैं। कोलोराडो नेशनल पार्क, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सस्पेंड, ये छुप जाना, इसको समझिए एक तरह से। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया, फंजाई और लोअर प्लांट्स की बात करें तो इसमें स्पोर बना लेते हैं। जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो क्या बनाते हैं? स्पोर। जब आप स्पोरुलेशन पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। क्लियर? आगे अगर प्लांट्स की बात करें, हायर प्लांट्स की बात करें, या सीड है या अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें तो वो टाइड क्या करते हैं? टाइड ओवर कर लेते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन अगर बाहर हो तो। क्लियर? मतलब एक तरह से समझिए ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, एक तरह से डोरमेंसी है। ठीक है, जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। यही चीज़ अगर एनिमल्स की बात करें, इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग द टाइम। मतलब जो ऑर्गेनिज्म मूव नहीं कर सकते, माइग्रेट नहीं कर सकते हैं, वो क्या करते हैं? एस्केप करते हैं टाइम को। मतलब समझिए वहीं पे हैं, लेकिन जैसे विंटर स्लीप, आप इसका एक एग्जांपल जानते होंगे, हाइबरनेशन, तो वहीं पे छुप गए। मतलब एक तरह से समझिए कि वो टाइम को एस्केप कर दे रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन। तो याद रखिएगा हाइबरनेशन में कौन जाता है? बियर। आपको एग्जांपल याद होना चाहिए। सम स्नेल्स, कुछ स्नेल्स, ठीक है, एंड फिश एस्टिवेशन में जाते हैं। तो पहला हो गया हाइबरनेशन, दूसरा एस्टिवेशन। हाइबरनेशन होता है विंटर में, एस्टिवेशन होता है समर में, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मैनी जूप्लैंक्टन स्पीसीज इन लेक्स एंड पॉन्ड आर नोन टू इंटर डाइपाउज। तीसरा क्या आ गया? एनिमल्स के लिए जो मूव नहीं कर सकते हैं, डाइपाउज। अब अगला टॉपिक है एडेप्टेशंस। एडेप्टेशन क्या होता है? समझिए, एडप्ट कर लेना, मतलब किसी जगह में, किसी हैबिटेट में जहाँ पे रह रहा है
उसके लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन वो था पहले उसके लिए, लेकिन वो रहते रहते अपने आप को वहाँ के लिए सूटेबल बना लिया, चाहे वो बिहेवियरल चेंज कर लिया या फिजियोलॉजिकल चेंज कर लिया या मॉर्फोलॉजी को चेंज कर लिया। क्लियर? तो वही कहती है एनसीईआरटी, एडेप्टेशन इज एन एट्रीब्यूटेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्लियर, दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इनटू इट्स हैबिटाट। मतलब वहाँ पर रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो एडेप्ट कर लेता है। ठीक है, आगे, मैनी एडेप्टेशंस हैव इवॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम एंड आर जेनेटिकली फिक्स्ड। मतलब बहुत सारे ऐसे एडेप्टेशंस समय में हुए जो बाद में उसको जेनेटिकली फिक्स कर दिया गया, वो हर जनरेशन में देखने को मिला। शुरू में तो वो एडेप्टेशन के कारण हुआ, बट आगे वो कैरी फॉरवर्ड करते गया। क्लियर? अब एक एग्जांपल बता रहा है कि जो कंगारू रेट का नाम सुने होंगे, अगर एक्सटर्नल सोर्स वाटर नहीं होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स वाटर, द कंगारू रेट जो होते हैं नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं, इज कैपेबल ऑफ मीटिंग ऑल इट्स वाटर रिक्वायरमेंट थ्रू इट्स इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। ये क्या करते हैं, इंटरनल जो फैट होते हैं उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, क्लियर? और उसमें जो वाटर बाय प्रोडक्ट निकलते हैं उससे वो क्या करते हैं, वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। क्लियर? दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो हैव एबिलिटी टू कंसनट्रेट इट्स यूरिन सो दैट मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर इज यूज्ड टू रिमूव एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। मतलब ये अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि जितना डाइल्यूट करेंगे उतना वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कंसंट्रेट करते हैं जिससे इसका मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे, मैनी डिजर्ट प्लांट्स हैव अ थिक क्यूटिकल ऑन देयर लीफ सरफेस एंड हैव देयर स्टोमेटा अरेंज इन डीप पिट्स। ठीक है, संकेन हो जाता है टू मिनिमाइज देयर वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। इसको समझिए, बहुत सारे डिजर्ट प्लांट्स में क्या होते हैं, एक लीफ पे एक लेयर बन जाता है, परत बन जाता है, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन जो जिससे वाटर लॉस होता है उस प्रोसेस को कम कर देता है। ठीक है, और समझिए कि स्टोमेटा जो उसमें होते हैं अरेंज्ड, वो डीप पिट्स बनाते हैं, मतलब कि संकेन हो जाते हैं, उसका मुंह उतना ओपन, फेस उतना ओपन नहीं रहता है ताकि वाटर लॉस कम हो सके। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे, वो कैम के द्वारा करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको आप कैम पाथवे को आप लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़िएगा। दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब डे टाइम में स्टोमेटा क्या करते हैं, क्लोज रखते हैं। अगर क्लोज रहेगा स्टोमेटा तो क्या ट्रांसपेरेशन के द्वारा वाटर लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टोमेटा क्लोज है। आगे, सम डिजर्ट प्लांट लाइक ओपुंसिया हैव नो लीफ। ओपुंसिया की बात करें तो उसमें लीफ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, हैव नो लीफ। दे आर रिड्यूस टू अ स्पाइन, वो कांटे में बदल जाते हैं। एंड द फोटोसिंथेटिक फंक्शन इज टेकन ओवर बाय फ्लैटेंड स्टेम्स। मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस किसके द्वारा होता है, स्टेम्स के द्वारा होता है। याद रखिएगा, ओपुंसिया में लीफ नहीं होते हैं, कांटे होते हैं, और जो स्टेम होते हैं उसके द्वारा फोटोसिंथेसिस होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो होना है, ऑटोट्रॉप्स हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे एनसीईआरटी कहती है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। जो ठंडे प्रदेशों में मैमल्स रहते हैं उनके छोटे कान होते हैं और हाथ पैर होते हैं। ठीक है, लिम्स होते हैं छोटे। क्यों? क्योंकि आपको हम बताए कुछ देर पहले कि जो हीट लॉस और हीट गेन है वो सरफेस एरिया का फंक्शन है। तो अगर सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो उससे हीट लॉस ज़्यादा होगा, तो इसीलिए वहाँ पे लिम्स और ईयर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है टू मिनिमाइज हीट लॉस। क्लियर? इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, एलेंस रूल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे, इन द पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट, ठीक है, बिलो देयर स्किन दैट एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। मतलब अगर पोलर सीज की बात करें तो नाम में ही पोलर आ रहा है, तो मतलब उधर ठंडी ज़्यादा रहती है, तो उसके लिए एक ये सब मॉर्फोलॉजी में चेंज लेते आते हैं। क्या करते हैं कि अपने स्किन के नीचे एक थिक फैट का लेयर जब बना लेते हैं, जिससे वो इंसुलेटर की तरह काम करता है और उसका हीट लॉस नहीं होता है। क्लियर? आगे
सम ऑर्गेनिज्म पोजेज एडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल, ठीक है, विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू या स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मतलब अगर वैसा कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आया तो अपने फिजियोलॉजी में चेंज कर लेना। जैसे एल्टीट्यूड सिकनेस की बात कर रहा है, कहीं हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस में जाइएगा, जैसे मनाली लेह की बात कर रहा है यहाँ पे, उन सब जगहों में जाइएगा तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा हमें कुछ सिकनेस का मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, उसको एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि नोजिया, फैटिग, हार्ट पल्पिटेशन, ये सब सिम्टम देखने को मिलते हैं जब आप जैसे जैसे ऊंचाई पे जाइएगा तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज इन द लो एटमोसफियर ऑफ हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। चूँकि वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ देर अगर वहाँ पे रहा जाए तो हमारा शरीर धीरे धीरे उसको कम कर देता है, मतलब ओवरकम कर लेता है। जो हम अब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो हमारा शरीर धीरे धीरे एडप्ट कर लेता है, तो वही है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सवाल उठता है कि ये बॉडी कैसे करता है, तो लिखता है कि द बॉडी कंपनसेट लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो आरबीसी आप लोग को पता है कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए पहले 10 आरबीसी थे, ठीक है, जो ऑक्सीजन को कैरी करते थे, अब 10 से 20 हो गया, तो क्या अब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? वही बात कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन, मतलब बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देगा, ठीक है। एंड बाय इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। इन ह्यूमंस 37 डिग्री पता है, बट देर आर माइक्रोब्स आर्कीबैक्टीरिया दैट आर फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग। आर्कीबैक्टीरिया के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जो बहुत हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करता है। एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट वेयर टेम्परेचर फार एक्सीड 100 देन। आगे, मैनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिका वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0 डिग्री। ये कैसे वहाँ पे अपने आप को फ्रीजिंग होने से बचाते हैं, ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी। ऐसा ही एडेप्टेशन के कारण कर पाता है। अगला लाइन कह रहा है, ये लार्ज वेराइटी ऑफ मेराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर प्रेशर कुड बी ग्रेटर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस। क्लियर? तो ये कैसे होता है? ये बायोकेमिकल एडेप्टेशन के कारण होता है। एनसीईआरटी यहाँ लिख रही है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म शो बिहेवियरल रिस्पॉन्स टू कोप अप विथ वेरिएशन इन देयर इन्वायरमेंट, मतलब बिहेवियर में चेंज ला लेते हैं। जैसे कि डिजर्ट लिजर्ट की बात नाम सुने होंगे। लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी दैट मैमल्स हैव टू डील विथ हाई टेम्परेचर ऑफ देयर हैबिट बट मैनेज टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर फेयरली कॉन्स्टेंट बाय बिहेवियरल मीन्स। मतलब कि जो फिजियोलॉजिकल एबिलिटी हम लोग के अंदर होता है वो डिजर्ट लिजर्ट में नहीं होता है। क्लियर? लेकिन वो भी मेंटेन कर पाते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को। कैसे? आगे, दे बास्क इन द सन एंड एब्जॉर्व हीट व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन। अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो सनलाइट के प्रेजेंस में चले जाएंगे और धूप सेकेंगे, ठीक है, और एब्जॉर्व कर लेंगे हीट को। बट अगर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगा तो शेड में चले जाएंगे, मतलब छाँव में चले जाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से वो अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। क्लियर? सम स्पीसीज आर केपेबल ऑफ burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat। मतलब कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज़मीन के अंदर छुप जाते हैं, ठीक है, इसी की बात कर रहा है। आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये आज ऑर्गेनिज्म कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर जब भी होगा हम लोग पॉपुलेशन देखने वाले हैं। और अभी तक जो हम लोग पढ़ें उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर जीमेल कीजिए। जीमेल डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।